अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर है हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी प्रोकैरियोट चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस ग्रुप का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास डोमेन आर्किया। तो आइए आज की इस वीडियो से इस ग्रुप का जिक्र करते हैं। अगर हम आर्किया के बारे से बात करते हैं तो डोमेन सिस्टम के अंदर ये हमारे पास एक डोमेन है जिसके अंदर मुख्तलिफ जानदार जो है मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो और डोमेन्स भी मौजूद हैं, जैसे कि यू बैक्टीरिया और दूसरा हमारे पास यूकेरिया जो है वो मौजूद है। अगर हम बात करते हैं आर्किया के हवाले से तो शुरू के अंदर इनको जो है बैक्टीरिया के साथ रखा गया था और इन्हें जो है आर्की बैक्टीरिया जो है कहा जाता था। लेकिन अब वो वाली क्लासिफिकेशन जो है अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। अब इनकी एक अलग रैंक है, अब इनको खुद से एक अलग डोमेन जो है कहा जाता है। अगर हम इनकी शेप्स के हवाले से बात करें तो ये गोल हो सकते हैं, स्फेरिकल। उसके अलावा रोड लाइक हो सकते हैं, इस तरह से फैले हुए। उसके अलावा लोब हो सकते हैं। लोब का मतलब होगा कि उनका एक हिस्सा है तो उसके साथ दूसरा हिस्सा जो है निकला हुआ होगा। उसके अलावा स्क्वायर शेप के भी हो सकते हैं। मज़ीद अगर हम इनकी साइज़ के हवाले से बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 माइक्रोमीटर तक के ये हो सकते हैं और बैक्टीरिया से थोड़े से ही ये मुख्तलिफ होते हैं। उसके अलावा अगर हम कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो वहाँ पर हमें फ़र्क देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जो केमिकल सेल वॉल को बना रहा होता है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकिन। लेकिन इनके यहाँ इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकिन मौजूद नहीं होता। अब बैक्टीरिया पेप्टाइड ग्लाइकन अपनी मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए से बनाएगा, वो चीज़ें यहाँ आर्किया के अंदर नहीं हो रही, तभी ये जो है इस पेप्टाइड ग्लाइकन को नहीं बना रहा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आर्किया जो है असेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर भी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। तो इनके अंदर बाइनरी फिजन होगी, एक सिंगल सेल जो है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा। उसके अलावा इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ टुकड़ों में टूट सकती है, या फिर बडिंग हो सकती है, इनमें एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ डिलीवर करेगी और वो आउटग्रोथ जब इनसे अलहदा हो जाएगी तो जो दो जानदार हैं वो हमारे पास अलग अलग बन जाएंगे। तो इस तरह से बड को भी डेवलप करके ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आर्किया के हवाले से बयान किया जा रहा है कि ये मुख्तलिफ इलाकों में रह सकते हैं। जहाँ पर सख्त से सख्त हालात होंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, वो वहाँ पर भी रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर गर्म पानी वाली जगहों पर मौजूद हो सकते हैं, उन्हें हम थर्मोफाइल्स कह रहे हैं। कुछ एसिडिक इन्वायरमेंट में रहेंगे, उन्हें एसिडोफाइल्स कहा जाएगा। कुछ हमारे पास मिथेनोजिनस होंगे जो कि पेट में मौजूद होंगे, या ये जो है पानी वाले इलाके में मौजूद होंगे, मार्शी एरियाज में मौजूद होंगे। और पेट में जब ये वेस्ट को तोड़ते हैं तो उसमें से एनर्जी हासिल करते हैं। उसके अलावा हेलोफाइट्स होंगे, ये ऐसी जगह पर मौजूद होंगी जहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इनको अपनी ग्रोथ के लिए साल्ट की ज़रूरत होगी। तो अलग अलग जगहों पर ये मौजूद हो सकते हैं। मज़ीद अगर बात करें तो शक्ल सूरत के हिसाब से, शेप और साइज़ के हिसाब से ये बैक्टीरिया के जैसे नज़र आते हैं। लेकिन जब हम इनका डीएनए देखते हैं जेनेटिकली इनकी ज़्यादा सिमिलरिटी जो है हमें वो यूकेरियोट्स के साथ नज़र आती है। यूकेरियोट्स के ही जैसे इनके पास ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो कि पॉलीमरेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है डीएनए वगैरह की फार्मेशन में हेल्प करेगा। तो मैसेंजर आरएनए बनाना और फिर जो है उसमें से प्रोटीन बनाना, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होंगे पॉलीमरेज के एंजाइम्स। और ये पॉलीमरेज के एंजाइम जो है यूकेरियोटिक में भी मौजूद होते हैं। एक और फ़र्क जो इनमें बयान किया जा रहा है जो इन्हें बैक्टीरिया से अलग कर रहा होता है वो होता है इनका सेल मेम्ब्रेन। आर्किया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से मुख्तलिफ होती है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से होता है कि वहाँ पर जो ग्लाइसरॉल है वो फैटी एसिड के साथ में ईस्टर बॉन्ड बना करके जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से होता है कि जो ग्लाइसरॉल होता है वो ईथर लिंकेज बना करके अल्काइल मालिक्यूल के साथ जुड़ा होता है। ईथर मालिक्यूल्स के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ इस तरह से जुड़ा होता है। ऑक्सीजन और दूसरी तरफ भी अल्काइल और इस तरफ भी जो है अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा। और इस कॉम्बिनेशन को हम आर्कियोल कह रहे होते हैं, जिसके अंदर ग्लाइसरॉल जो है वो इथर लिंकेज बना करके अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। ये खासतौर पर हमें मीथेनोजेंस के अंदर देखने को मिल सकती है। अब इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास दो लिखे हुए हैं, एक है मीथेनोकोकस जो कि मीथेनोजिन का एग्जाम्पल होगा, और दूसरे हैं हेलोबैक्टीरियम जो कि हेलोफाइल्स का एग्जाम्पल होगा। मजीद इनके हवाले से लिखा हुआ है कि ये पैथोजिन या पैरासाइट के तौर पर मौजूद नहीं रहते जानदारों के अंदर, बल्कि इनका जो ताल्लुक रहता है वो म्यूचुअलिस्टिक या कमर्शलिज्म वाला रहता है। पैथोजिन का मतलब होगा जो बीमारियां काज करे, और पैरासाइट जो दूसरे में रहता है और नुकसान पहुंचाता है। कॉमर्शलिज्म में ये होगा कि दूसरे के साथ रहेंगे ज़रूर लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और म्यूचुअलिज्म के अंदर सिम्बायोसिस की एक एसोसिएशन होती है जहाँ पर वो साथ में रहेंगे और फ़ायदा खुद भी उठाएंगे, दूसरे को भी फ़ायदा देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स में मिथिरोजिन आर्किया का जिक्र किया जा रहा है जो कि इंसान के इंटेस्टाइन में रहता है और डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। इकोला एक अलग बैक्टीरिया है जो कि आर्किया का मेंबर नहीं है।
उसके अलावा इनकी कुछ और स्पीशीज़ के बारे से भी जिक्र किया जा रहा है, जैसे कि एक मरीन समंदर में पाए जाने वाला आर्किन है जिसका नाम है सिनारकियम सिम्बायोसम। यह एक स्पंज की किस्म एक्जिनीला मैक्सिकेना के अंदर सिम्बायोसिस एसोसिएशन बना करके उसके साथ रहता है, यानी उसे फ़ायदा भी पहुंचा रहा होता है और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल कर रहा होता है। तो ये एक सिम्बायोट के तौर पर रह रहा होता है। मज़ीद जिक्र किया जा रहा है कि जो हमारे पास आर्किया होते हैं, जो थर्मोफाइल होते हैं, जो बहुत ही सख्त टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, उन्हें बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में कई सारी चीज़ें हो सकती है, जहाँ पर मिसाल के तौर पर एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होंगे तो हम थर्मोफाइल के एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। अगर हाई टेम्परेचर में भी उनको यूज़ किया गया तो वो काम करते होंगे। तो इस तरह से उनका हाई टेम्परेचर में यूज़ करना हमें बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में फ़ायदेमंद हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक टेक्निक होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर हम डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बना रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी एंजाइम्स हमें चाहिए होंगे, जो कि हम थर्मोफाइल आर्किया के एंजाइम्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी पॉलीमरेज एंजाइम मौजूद होगा जो डीएनए को बढ़ाने का काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल मौजूद है जिसके अंदर तीनों डोमेन्स का जिक्र किया जा रहा है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया, और इनमें जो फ़र्क पाए जा रहे हैं या सिमिलरिटीज़ पाई जा रही हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन आर्किया की देखते हैं तो वहाँ पर ईथर लिंक्ड हमें लिपिड्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर ईस्टर लिंक्ड हमें लिपिड्स देखने को मिलेंगे, और यूकेरिया के अंदर हमें जो है ईस्टर लिंक्ड लिपिड मालिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। और मज़ीद अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो होती है वो सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई हमें देखने को मिल सकती है। और यूकेरिया के अंदर मुख्तलिफ जानदार वहाँ पर अलग अलग सेल वॉल होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम फंगाई की बात करें वहाँ काइटिन की बनी सेल वॉल होगी, और अलगी की बात करें, प्लांट्स की बात करें, वहाँ सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम दो डिफरेंसेस लगा सकते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। उसके अलावा अगर हम जीन की बात करते हैं तो सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होगा। बैक्टीरिया में भी सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर यह है कि आर्किया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है वो यूकेरिया के ज़्यादा सिमिलर है। यूकेरिया के अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे, सीधे क्रोमोसोम मौजूद होंगे, और इनका तरीक़ेकार वही हमने कहा कि ये आर्किया के जैसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं तो इनके अंदर ना मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा और ना ही कोई ऑर्गेनेल मौजूद होंगे। बैक्टीरिया के अंदर भी इसी तरह से ना ऑर्गेनेल होते हैं, ना ही न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड मौजूद होता है। लेकिन यूकेरिया के अंदर न्यूक्लियस भी प्रॉपर मौजूद होगा और मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल भी मौजूद होंगे। अगर हम मेटाबॉलिज्म के हवाले से बात करें, रिएक्शंस की बात करें, तो काफ़ी सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि मीथेनोजेनेसिस हो रहा है, मीथेन की फार्मेशन हो रहा है जो कि इन आर्किया के अंदर यूनिक है। अगर हम बात करते हैं उसके अलावा, तो बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कह रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑटोट्रॉफी ये कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफी के अंदर एक और तरीका भी होता है कीमोसिंथेसिस, तो कीमोसिंथेसिस भी ये कर रहे हैं। जबकि अगर हम यूकेरिया की बात करें तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी उनमें हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ रिप्रोडक्शन के बाद से बात बयान की जा रही है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जा रही है, जिससे कि हमने कहा बाइनरी फ्यूजन होगा, एक सिंगल सेल दो सेल्स में टूट जाएगा, बडिंग हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, या फिर हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र हो सकता है। हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र का मतलब है कि अगर एक हमारे पास सेल मौजूद है, उसके पास डीएनए मौजूद है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को या दूसरे आर्किया को दिया जा रहा है, तो इसे हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र कहा जा रहा है। तो आर्किया होगा तो आर्किया के सेल्स को जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा, और इस तरह से जो बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया के सेल को जो है ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से डीएनए का ट्रांसफ़र होना एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर, ये हॉरिजेंटल जीन जो है ट्रांसफ़र कहलवाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं यूकेरिया के अंदर, वहाँ पर सेक्शुअल और असेक्शुअल दोनों रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।